आगे हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी क्या होती है, इसमें किस तरह की चीजें होती हैं और इसको किस तरह जो ना अपनी सिक्योरिटी को एनहेंस किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी बेसिक्स। तो यहाँ पे देखें, व्हाट इज सिक्योरिटी, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग वैल्यूएबल एसेट। आपका कोई भी एसेट है, आपने उसको प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट थ्रेट्स। तो उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रैक्टिस को हम कहते हैं सिक्योरिटी। ठीक है। वो आपका जो वैल्यूएबल एसेट है वो कुछ भी हो सकता है, जिस तरह हमारा मोबाइल होता है। हम अपने मोबाइल के अंदर हमारी पिक्चर्स हैं, मैसेजेस वगैरह होते हैं, हम उसको लॉक कर देते हैं, अपने मोबाइल को पासवर्ड लगा देते हैं। तो वो हमारा वैल्यूएबल एसेट है, हमारा जो डाटा है वो वैल्यूएबल एसेट है। तो वहाँ पे हम सिक्योरिटी लगा रहे हैं। इसी तरह आपका, जिस तरह हमारा बैंक होता है, बैंक के बाहर जो है ना, या बिल्डिंग के बाहर गार्ड खड़े होते हैं। तो गार्ड किस लिए खड़े होते हैं? क्योंकि बिल्डिंग हमारा एसेट है। तो आपको कोई भी वैल्यूएबल एसेट हो सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं उसको हम सिक्योरिटी करते हैं। तो यहाँ बताया हुआ कि एसेट्स कैन बी फिजिकल आर डिजिटल। कोई भी आपका एसेट हो सकता है, आपका फिजिकल एसेट हो सकता है, डिजिटल। डिजिटल मतलब आपका डाटा होता है मोबाइल के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर, सिस्टम का जो डाटा होता है वो हमारा डिजिटल डिजिटल एसेट होता है। फिजिकल जो होता है वो ऑब्वियसली जो फिजिकल थिंग्स होती हैं वो होता है। इसीलिए सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी को हम स्टडी करते हैं, इसके सर्टिफिकेशन भी होती हैं। आप अगर इसके तरफ जाना चाहें तो इसको भी आप इसके तरफ भी आगे जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी इज कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग नेटवर्क डिवाइसेस सिस्टम एंड डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो साइबर सिक्योरिटी क्या करता है? साइबर सिक्योरिटी में हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग आवर वैल्यूएबल एसेट्स। ठीक है, हम अपने वहाँ पे हमने अपने जो नेटवर्क बनाया हुआ है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा कोई वैल्यूएबल एसेट है, चाहे वो फिजिकल है या डिजिटल है, उसको हमने प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट थ्रेट्स। तो उसके लिए हम साइबर सिक्योरिटी को स्टडी करते हैं। तो आपको जो डाटा होता है ना, उसकी एक्चुअली तीन चीजें होती हैं। कि अगर ये तीन चीजें फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब क्या, आपका जो डाटा है वो सिक्योर है। ठीक है, वहां पे उसको कोई भी इस तरह कोई थ्रेट नहीं है, आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर है। क्या होता है? सीआई है। सीआई का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ योर डाटा। इन्फॉर्मेशन नीड्स टू प्रोटेक्टेड टू इंश्योर इट्स कॉन्फिडेंशियली, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अगर ये चीजें आपके डाटा की हैं, अगर आपका डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसकी इंटेग्रिटी भी बरकरार है, वो अवेलेबल भी है 24/7, तो इसका मतलब क्या, डाटा सिक्योर है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज कंप्रोमाइज हो रही है तो इसका मतलब वहां पे डाटा को थ्रेट है किसी भी किस्म का। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी का शेयर आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो प्राइवेट होता है। इस प्राइवेट डाटा प्रोटेक्टेड टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। आपका डाटा कॉन्फिडेंशियल है, आप उसको हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। सिर्फ उसी के साथ शेयर करेंगे जिसके लिए जरूरत है, जिससे आपने उसको शेयर करना है, सिर्फ उसी से आप शेयर करेंगे। ठीक है भाई, तो उसको हम कहते हैं हमारा डाटा जो कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेट डाटा हमारा जो होता है। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? measures in place to ensure that data has not been tampered with and is correct and authentic। कि आपको डाटा ना वो जिस तरह पड़ा हुआ है, आप उसको 2 साल बाद एक्सेस कर लें, 3 साल बाद कर लें, 2 आवर्स बाद कर लें, 2 दिन बाद कर लें, आपका डाटा वैसे पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई भी टैंपर नहीं हुआ, आपका डाटा टैंपर नहीं हुआ, आपके डाटा के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई। ठीक है, तो वो हमारे डाटा की होती है इंटेग्रिटी। हमारा डाटा वो बिल्कुल सिक्योर तरीके से पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, किसी ने उसको एक्सेस नहीं किया। जो होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपको डाटा पड़ा हुआ है तो आप उसको जब चाहें एक्सेस कर लें। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि अगर आपने डाटा स्टोर किया हुआ है कहीं पे, तो आप उसको एक्सेस करना चाहें तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं आपको। ठीक है भाइयों, तो ये तीन चीजें होती हैं, कॉन्फिडेंशियली, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। अगर ये तीन चीजें फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब आपका जो डाटा है वो सिक्योर है, उसको किसी भी किस्म का थ्रेट नहीं है। यहाँ पे कुछ बेसिक सिक्योरिटी टर्म्स होती है हमारे पास, अटैकर्स होते हैं, वल्नरेबिलिटी होती है, इसको डिस्कस करेंगे आगे जाके। ठीक है, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले जो है ना, आपको टर्म के बारे में बताया गया कि टर्म्स होती क्या है। अटैकर होता है, अटैकर क्या होता है? ऑब्वियसली आपको वर्ड से पता चल रहा है अटैकर होता क्या है। जो अटैक करते हैं, जो अटैक्स करते हैं इंटरनेट के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर, डाटा के ऊपर, उनको हम बोलते हैं अटैकर्स, जो हैकर्स वगैरह होते हैं। अ पर्सन और एंटी विद malicious इंटेंट टू compromise अ सिस्टम, जो सिस्टम को compromise करते हैं या सिस्टम के ऊपर टैक्स वगैरह करते हैं, डिफरेंट टैक्स करते हैं, उसको हम बोलते हैं अटैकर। ठीक है भाइयों। और इसी तरह वल्नरेबिलिटीज क्या होती है? वल्नरेबिलिटी अ वीकनेस इन सिस्टम दैट अटैकर कैन एक्सप्लॉइट। वल्नरेबिलिटी हम कहते हैं कमजोरी को, किसी भी सिस्टम की कमजोरी जो होती है उसको हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटी।
ठीक है। तो वो हमारी होती है वल्नरेबिलिटी, वीकनेस जो होती है किसी भी सिस्टम की, जहाँ से जो अटैकर है वो अटैक कर सकता है, वो हमारी वल्नरेबिलिटी होती है। मैं आपको वल्नरेबिलिटी का एग्जांपल समझाऊं तो, जिस तरह आपका घर है, ठीक है, आपने आपने जाना है 2 दिन के लिए, आउट ऑफ सिटी जाना है, तो आप घर को लॉक कर लेते हो। अब अपने घर लॉक कर लिया, लेकिन वहां पे अगर कोई चोर आ जाए, ठीक है, और वहां पे कोई अटैकर आ जाए, और वो क्या करेगा, वो सबसे पहले डायरेक्टली आप घर के अंदर दाखिल होके ताले को तोड़ना स्टार्ट नहीं कर देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो आपके घर की वल्नरेबिलिटी चेक करेगा, वीकनेस चेक करेगा, मैं कहाँ से घुस सकता हूँ घर के अंदर। ठीक है, वो आपकी विंडो हो सकती है, हो सकता है विंडो ओपन ना, विंडो आपने क्लोज ना की हो, वो आपके जो है ना वो घर का बैक गेट हो सकता है, जिस जहाँ से आपने उसको लॉक नहीं किया हुआ। तो इस तरह की जो वल्नरेबिलिटी वीकनेस होती है हमारे सिस्टम की या किसी भी चीज की, उसको हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटी, वीकनेस, कमजोरी। इसी तरह हमारे पास होता है थ्रेट, एन इवेंट दैट हैज द पोटेंशियल टू नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन सिस्टम। थ्रेट क्या होता है कि आपका जो नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर कोई भी जो अटैकर है, अगर वो आपके सिस्टम को वहां पे उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये उसको हम बोलते हैं थ्रेट, कि हमें थ्रेट है, हमें इस पर्सन से थ्रेट है, हमें इस बंदे से थ्रेट है, ठीक है, ये हमें कुछ करेगा। इसी तरह अगर आपको इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पे डिफरेंट थ्रेट्स होते हैं कि मुझे जो है ना यहाँ से मुझे थ्रेट आ सकता है, या मुझे यहाँ से मेरी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं थ्रेट, जब वो होता है। ब्रीच क्या होती है, एन अटैक दैट कम्प्रोमाइज सिस्टम, कि जब आपको थ्रेट हो जाता है, जब वो इवेंट हैपन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रीच। कि आपको जब सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जब आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रीच। मतलब कोई आपको जो है ना वो एक अटैकर है, वो आपको मुसलसल जो है ना वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब आपको थ्रेट्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर है। या अब आप लैपटॉप की बात कर लेते हैं, तो आप मेरे लैपटॉप को कोई जो है ना वो हैक करने की कोशिश कर रहा है, मेरे मोबाइल को, तो अभी मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं उसके, ठीक है, अभी मेरे कंट्रोल में है मेरा सिस्टम। लेकिन होता है क्या, आहिस्ता आहिस्ता आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है, मतलब कि आपका मोबाइल हैक हो जाता है, जो हैकर है उसके कंट्रोल में चला जाता है, अब आपका कंट्रोल आपके सिस्टम के ऊपर नहीं रहता, उसको हम बोलते हैं ब्रीच। ठीक है, जब कोई इवेंट हैपन हो जाता है, एन अटैक दैट कंप्रोमाइज द सिस्टम। फिर आता है कंट्रोल, अ मैकेनिज्म टू रिड्यूस और एलिमिनेट अ वल्नरेबिलिटी। कि ऑब्वियसली हम यहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी छोड़े ही ना, ठीक है, वहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी हमारे पास हो ही ना, ताकि ना हमें कोई थ्रेट आए और ना हमारे सिस्टम कंप्रोमाइज हो, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल। तो सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि आपने डाटा को सिक्योर करना होता है। बहुत सारा डाटा होता है जो कंपनीज होती हैं, जो फाइनेंस बैंकिंग बैंकिंग डाटा होता है, फाइनेंशियल डाटा होता है, हमारे पास हेल्थ केयर डाटा होता है, हॉस्पिटल्स का, फाइनेंशियल डाटा होता है बैंक्स का, इसे गवर्नमेंट डाटा होता है। तो उन्होंने ऑब्वियसली अपने डाटा को सिक्योर करना होता है, वो नहीं चाहते कि हमारा डाटा जो है ना वो पब्लिकली हो, हाँ, उसको पब्लिकली जो है ना वो पब्लिश करें। तो वो अपने डाटा को प्राइवेट रखते हैं ताकि कोई भी उसको एक्सेस ना कर पाए। तो इसी चीजों को करने के लिए जो ना हम सिक्योरिटी को इनहेंस करते हैं। तो यहाँ पे आपको ना एक बताया हुआ है, एक सर्वे बताया हुआ है, द टाइम्स एंड नंबर ऑफ थ्रेट्स कंटिन्यू टू राइज, तो ये इंक्रीज हो रहे हैं डे टू डे। 13,056 डाटा ब्रीच इंसिडेंट रिपोर्टेड इन नॉर्थ अमेरिका इन 2022। सिर्फ 2020 के अंदर, सिर्फ 2020 के अंदर, और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के अंदर, मैक्सिको वाली साइड के अंदर, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है कि 13,000 इतने सिक्योरिटी ब्रीचेज हुए हैं, मतलब इतने अटैकर ने अटैक किया है, इतने सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। ठीक है, पर ये कोई जो है ना वो छोटी मोटी कंपनी में नहीं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, या बड़ी कंपनीज होती हैं, बैंकिंग साइट्स होती हैं, उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने जो है ना वो सिक्योरिटी ब्रीचेज हुए हैं। आप यहीं से आइडिया कर सकते हैं कि अगर हम इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें, तो साइबर सिक्योरिटी कितनी डिमांड होगी पूरी दुनिया के अंदर। सिक्योरिटी ब्रीचेस हैव कॉन्सिक्वेंसेस ओवरली, उसके ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाता है, आपका डाटा चोरी हो जाता है, लॉस ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, डैमेज बिजनेस रेपुटेशन, लॉस ऑफ कस्टमर्स। तो ये सारी चीजें होती हैं कि फर्ज कर लें आपका जो है ना वो आपके बैंक के अंदर जो है ना आपके अकाउंट के अंदर 500 रुपये पड़े हुए हैं, सिर्फ 500 रुपये, ठीक है, लेकिन आपको ना टीवी में ये न्यूज सुनने को मिलती है कि आप जो फर्ज करें आपका HDFC बैंक है,
उसके अंदर आपको 500 रुपये पड़े हुए हैं अकाउंट के अंदर, ज्यादा अमाउंट नहीं है, सिर्फ 500 रुपये हैं। आपको जो है ना वो टीवी के ऊपर ये न्यूज सुनने को मिलती है कि जो एचबीएल बैंक है ना, उनका जो सिस्टम है कम्प्रोमाइज हो गया, वहां पे अटैकर्स ने अटैक कर लिया और उनके जो ना आप उनको वो अ, कर रहे हैं कि हमें जो ना वो इतने पैसे दें तो हम फिर हम आपको जो ना आपका सिस्टम वापस करेंगे। तो ऑब्वियसली आपका वहां पे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 500 रुपये तो गए हैं आपके, लेकिन आपका उसके ऊपर जो ट्रस्ट बना हुआ है उस बैंक के ऊपर या उस कंपनी के ऊपर, वो अब खत्म हो जाएगा। आप नेक्स्ट टाइम कभी भी उस बैंक की सर्विस को यूज नहीं करेंगे। इसी तरह होता है, चाहे आपका आपका नुकसान कम होता है ज्यादा होता है, लेकिन वो आपका एक जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ होता है, कस्टमर जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ होता है कंपनी के अंदर, वो लॉस हो जाता है। उससे क्या होता है, लॉस ऑफ कस्टमर्स होता है, लॉस ऑफ रेपुटेशन होता है, ठीक है, तो सारी चीजें वहां पे फिर होती हैं। तो इसलिए इसी चीजों को सिक्योर करने के लिए जो है ना वो पहले से ही प्रीएम्प्टिव मेजर्स की जाती हैं, ताकि हमारा सिस्टम वो कम्प्रोमाइज हो ही ना। यहाँ पे एग्जांपल बताई गई है, सिक्योरिटी ब्रीच एग्जांपल इन दिसंबर 2022। इन दिसंबर 2020 द यूएस गवर्नमेंट सफर्ड इट्स वर्स्ट डाटा ब्रीच टू डेट। ठीक है, वहां पे क्या हुआ, अटैकर्स गेन्ड एक्सेस टू हाईली सेंसिटिव डाटा फॉर मोर देन 8 मंथ्स। तो जो अटैकर्स हैं उन्होंने अटैक किया और किसी गवर्नमेंट कंपनी थी वहां पे, उनके डाटा को उन्होंने 8 मंथ तक एक्सेस किया, मतलब चोरी करते रहे, उनको पता भी नहीं चला। ठीक है, इस तरह के वायरस भी होते हैं कि अगर आप किसी सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएं, किसी सिस्टम के अंदर वो वायरस एंटर हो जाए, तो उनको पता नहीं चलता कि हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक आ गया है। लेकिन वो क्या करते हैं, वहां पे स्पाई का काम करते हैं कि वो डाटा वहां से लीक करते हैं, तो पता भी नहीं चलता। तो 8 मंथ तक उनको पता ही नहीं चला उनको। Attackers exploited vulnerability in software and security credentials from at least 3 American companies। तो 3 American कंपनी ने ऐसा किया। The attack affected other international organizations including UK and the European Parliament। तो obviously वहां पे देखें कितने बड़े लेवल के ऊपर जहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। टाइप्स ऑफ थ्रेट डिफरेंट तरह के होते हैं हमारे पास। हमारे पास मेलवेयर थ्रेट होते हैं, रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं, डिनायर सर्विस डीडोस अटैक हमारे पास होते हैं। तो मेलवेयर अटैक्स क्या होते हैं, malicious सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं डिजाइन टू डिस्टर्ब द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इट और कलेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। तो ये होते हैं मैनुअल टैक्स। मैनुअल टैग क्या करते हैं, या तो आपके सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, कोई ऐसे टैक्स होते हैं, कोई ऐसे वायरस होते हैं जो आपके सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, और फिर वहां पे क्या करते हैं, वहां पे आप अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है, आप वहाँ पासवर्ड लगा रहे हैं लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा होता, या वहाँ पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपने ही सिस्टम के ऊपर, ठीक है, आपका कोई लैपटॉप है वो हैक हो गया तो आप उसी को जो है ना वो कर नहीं पा रहे। ये समटाइम ऐसा भी होता है कि हम मोबाइल हमारे पास है लेकिन वहां पे हम जो बात कर रहे होते हैं वो लीक हो रही होती है, ठीक है, वो उसको बैकएंड पे सुन रहे होते हैं जिन्होंने भी उसको हैक किया होता है। तो इस तरह के वायरसेस हमारे पास होते हैं। फिर रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं। मेलवेयर के अंदर भी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, लाइक यहाँ पे देखें, मेलवेयर के अंदर कुछ वायरस होते हैं, स्पाईवेयर अटैक्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, रैट होता है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन होता है। वायरस क्या होता है, अ कंप्यूटर अ प्रोग्राम दैट कैन करप्ट और डिलीट डाटा एंड प्रोपेगेट इटसेल्फ फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको डाटा वो डिलीट हो जाता है, या वो डिलीट हो जाता है, वो या वो इनक्रिप्ट हो जाता है। आपके सिस्टम के अंदर कोई फाइल है, कोई फाइल पड़ी हुई है वहां पे, आपने आपकी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, कोई डाटा पड़ा हुआ है, तो आपकी फाइल इंक्रिप्ट हो जाएगी या वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्सेस होती है मेलवेयर के अंदर। मेलवेयर के अंदर कुछ स्पाईवेयर अटैक्स भी होते हैं। वहां पे क्या होता है, कोड दैट सीक्रेटली गैदर्स इन्फॉर्मेशन ऑन सिस्टम, कि वहां पे वो स्पाईवेयर का काम करते हैं। उसका मतलब क्या है, जैसे जासूसी करना ना, जिस तरह इंटेलिजेंस के बंदे होते हैं वो किसी कंट्री में चले जाते हैं तो वहां पे लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि ये जासूस है। लेकिन वहां पे क्या करते हैं, वहां पे वो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, गैदर करके पीछे जो उनके ओनर होते हैं उनको पहुंचाते रहते हैं कि यहाँ पे ये कुछ हो रहा है। इसी तरह कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो आप कंप्यूटर के अंदर आके बैठ तो जाते हैं लेकिन वो आपको हार्म नहीं करते। वो कोई किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी फाइल को डिलीट नहीं करते, किसी भी इंफॉर्मेशन को वो इनक्रिप्ट नहीं करते, सारा कुछ ठीक चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन उठा के बैकएंड पे वो देते रहते हैं, जो हैकर्स होते हैं जिन्होंने भेजा होता है उनको, वो उनको देते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं। इस तरह के टैक्स भी होते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर। वर्म्स होते हैं, वर्म कहता है अ प्रोग्राम दैट स्प्रेड इटसेल्फ एंड कंज्यूम रिसोर्सेज डिस्ट्रिक्टली ऑन अ कंप्यूटर। तो इससे क्या होता है, जो वर्म होता है इससे ये होता है कि आपका जो आपकी फाइल बनी हुई है और आप
वोम से कुछ ऐसा वायरस होता है कि आपके एक ही फाइल के मल्टीपल कॉपीज बनने लग जाती हैं, ठीक है। मल्टीपल कॉपी, आप एक फाइल को ओपन करोगे उसके अंदर उसकी मल्टीपल कॉपी बन जाएंगी। आप फिर उसी फाइल को ओपन करोगे, फाइल ओपन ही नहीं होगी आपसे, ठीक है। तो वो स्प्रेड होता रहता है, आपकी जो फाइल है वो इस तरह इंक्रिप्ट हो जाती है। इसी तरह एक ट्रोजन होता है, a सॉफ्टवेयर टूल यूज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट। कि आपके सिस्टम की एक्सेस आपके पास नहीं रहती, कोई और उसको एक्सेस कर लेता है अनऑथराइज तरीके से। तो इस तरह के जो ना टैक्स हमारे पास होते हैं। फिर रैंसमवेयर अटैक होते हैं। रैंसमवेयर malicious code that restricts access to computer or its data until ransom is paid। तो ये इस यहाँ भी यही होता है, आप जो है ना अपने अपने कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पा रहे होते, उसको आप ओपन नहीं कर पा रहे होते, फिर क्या होता है कि आपको पे करना पड़ता है। जो अटैकर्स होते हैं वो आपसे डिमांड करते हैं, हमें इतने पैसे चाहिए या हमें ये चीजें चाहिए, तो आप हमारी डिमांड को फुलफिल करें, फिर हम आपको जो है ना आपका सिस्टम वापस करेंगे। वहाँ पे इस तरह की चीजें होती हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस होती है। डिनाइल सर्विस मतलब होता है कि आपका कोई सर्वर चल रहा है, EC2 चल रहा है, ठीक है। आपने उसको बनाया हो ताकि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे, आपके उसके ऊपर एप्लीकेशन चल रही है या कोई वेबसाइट चल रही है, लेकिन वहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, इसलिए कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। कि वो सर्विस को डिनाई कर रहा होता है, उसको सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर रहा होता, ठीक है। बहुत से लोग आपके सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं लेकिन उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इस तरह के टैक्स भी होते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स दैट प्रिवेंट अथॉराइज्ड यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग सिस्टम। तो मल्टीपल अटैक्स होते हैं यहाँ पे। जो आर्टिफिशियल रिक्वेस्ट आते हैं इंटरनेट से, बहुत सारे रिक्वेस्ट आपके सर्वर के ऊपर जब आ जाए, तो वो फिर क्या होता है, आपका सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है। वो फिर रिस्पॉन्ड करना बंद कर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। तो यही चीजें होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं इंटरनेट के ऊपर। जब हम इंटरनेट के ऊपर जा रहे हैं ना, ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। तो ये हम जब हम सिक्योर नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वो सिक्योर होता है, क्योंकि वहां पे पब्लिक आईपी का यूज ही नहीं हो रहा होता। वहां पे जो जॉब से हो रही होती हैं वो प्राइवेटली आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं। हमें हेड कब आएगा, हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कब होगा, जब हम इंटरनेट का यूज करेंगे, ठीक है। इंटरनेट सुनने में, यूज करने में तो आसान लगता है, लेकिन जो कंपनीज होती हैं जो जिन्होंने अपना पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता है, उनके लिए बहुत ये ना एक सरदर्द होता है कि हमें जो ना अटैक ना आ जाए कहीं से, या हमारी कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी जहाँ से अटैक ना कर दे। तो वो सारी चीजों को वो फिर देखते हैं, मेजर्स करते हैं वहां पे फिर वो। मैन इन द मिडल, समटाइम ऐसा होता है मैन इन द मिडल हो जाता है। मैन इन द मिडल मतलब क्या होता है कि आप जो है ना अपने घर में बैठे हुए हो, आप अपने घर में यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है। आप अपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई आपने ट्रांजैक्शन करनी है अपने किसी को अमाउंट सेंड करनी है अपने बैंक अकाउंट से, तो आप क्या करते हो, आप ऑब्वियसली इंटरनेट के ऊपर जाओगे, ठीक है। वहां पे आप जो आपका HBL का सर्वर है या कोई भी आपका बैंक है, उसका सर्वर को एक्सेस करोगे, ठीक है। उसको एक्सेस करके वहां पे www.hbl.com आपका अकाउंट आ जाएगा। आप वहां पे क्या करोगे, वहां पे आप जो है ना वो ईमेल लगाओगे, पासवर्ड डालोगे, ठीक है। यहाँ से कोई आप इन्फॉर्मेशन फेच करोगे, कोई रिट्रीव करोगे, अपने डाउनलोड करोगे या अपलोड करोगे, तो वहां पे क्या होता है दरमियान में, ये आप है अपने घर के अंदर, ये सर्वर है जो किसी दूसरे कंट्री के अंदर, दूसरे सिटी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। दरमियान में कुछ हैकर्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं मैन इन दी मिडल। मैन इन दी मिडल, वो क्या करते हैं, वो आपकी यहाँ पे पैकेट स्निफिंग करते हैं। वो क्योंकि हमने ये बात की थी कि जो जब नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारा जो डाटा होता है वो पैकेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो डाटा कन्वर्ट, हमारा डाटा ट्रैवल होता है ओवर द इंटरनेट, वो किस तरह होता है, पैकेट की सूरत में होता है, ठीक है। तो जो मैन इन द मिडिल पर्सन होगा ना, जो अटैकर यहाँ बैठा होगा भाई साहब, वो क्या करेंगे, वो ये देख पाएंगे कि आप यहाँ पे क्या टाइप कर रहे हो, क्या क्या चीजें, पासवर्ड क्या लगा रहे हो, ईमेल क्या लगा रहे हो, या अगर आपको डाउनलोडिंग कर रहे हो तो कौन सा डाटा आप डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड आपका ये पैकेट आ रहा है, ये पैकेट जो ना आप इसको डाउनलोड कर रहे हो, ये पैकेट आ रहा है आपके पास। तो जो मैन इन द मिडिल पर्सन होगा वो इसको देख सकता है कि इस पैकेट के अंदर लिखा क्या है, कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इस पैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं रियल टाइम में, चीजें होती हैं, पैकेट स्नीफिंग, ट्रैफिक स्नीफिंग चीजें होती हैं रियल टाइम के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं मैन इन द मिडल, जो आप दोनों के दरम्यान में बैठ के देख रहा होता है कि आप क्या क्या चीजें सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या डाउनलोडिंग कर रहे हो, क्या वहां पे लिख रहे हो, उसको हम बोलते हैं मैन इन द मिडल। फिर हमारे पास एक फिशिंग टैग होता है। इसमें क्या होता है, टेक्निक इन विच अटैकर मैस्कुरेड एज अ legitimate person or business and uses email or website to get personal such as password number। अच्छा, फिशिंग टाइप मतलब जिस तरह आप जो है ना वो फिशिंग करते हैं जिस तरह हम, ठीक है।
हम क्या करते हैं, हम जो ना एक मछली को पकड़ने के लिए जिस तरह फिशिंग करते हैं, ठीक है, दरिया के किनारे पे बैठ के हम वहाँ पे ना एक वो जाल फेंकते हैं, तो वो मछली जो होती है ना उसको पकड़ लेती है और उसको हम बाहर फेंक लेते हैं। इसी तरह हम किसी बंदे को ना इसी तरह घेरते हैं, मतलब किसी पर्सन को जो ना वो चकमा देने के लिए हम क्या करते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल के अंदर हमें कुछ मेल्स आती हैं, ठीक है, मेल्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करें, आपको ये मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करें आपको इतने बीटीसी मिलेंगे, इतने रिवॉर्ड मिलेंगे, ये चीजें मिलेंगी। तो इस तरह की चीजें ना हमें ईमेल्स वगैरह या मैसेज वगैरह आते रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है, हम जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें रिडायरेक्ट कर देता है किसी दूसरी साइट के ऊपर, ठीक है। इसी तरह वो साइट्स ओपन होती रहती हैं। उससे क्या होता है, हमारा सिस्टम वहां से भी जो है ना वो चांसेस होते हैं, वहां पे प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो जाए, कंप्रोमाइज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का कोई अनऑथराइज मेल वगैरह आपको आए तो आपको क्या करना होता है, उसको क्लिक नहीं करना चाहिए इन चीजों के ऊपर, ठीक है। फिर सोशल इंजीनियरिंग भी होती है। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, आपको जो है ना वो समटाइम ये भी सेम तकरीबन चीज होती है कि आपको फंसाने की कोशिश की जाती है सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर, कि आपको ना डिफरेंट समटाइम देखा होगा कि आपको कॉल्स आती हैं कि मैं बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं इस कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ, तो आप हमें जो है ना अपना बैंक अकाउंट नंबर बताएं या डेबिट कार्ड नंबर बताएं, या हमने आपको एक कोड सेंड किया हमें वो बताएं। तो इस तरह की चीजें जो होती है ना उसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको मैसेज वगैरह आता है कि आपका इनाम निकला है इतने करोड़ का, आप हमें हमसे रिसीव कर लें, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लें। तो इस तरह की चीजें जो होते हैं सारे थ्रेट ही होते हैं। ये सारे हम थ्रेट टाइप्स ऑफ थ्रेट ही पढ़े, तो ये एक तरह का थ्रेट ही होता है हमारे पास। तो इन सब चीजों से जो ना आपको बचना चाहिए। हाँ? व्हाट इज सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, अभी ऑब्वियसली फिर अगर जब आपको डिफरेंट अटैक्स वगैरह आते हैं, आपको डिफरेंट सिस्टम ब्रीचेज होते हैं, तो आप डिफरेंट वहाँ पे स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या होती है, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, व्हाट एंड व्हेन, व्हाट सिक्योरिटी मेजर्स टू इम्प्लीमेंट एंड व्हेन टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, आपको क्या क्या मेजर्स करने हैं और कहाँ कहाँ पे करने हैं, कब करने हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप वहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये हमारे पास था पहले भी, AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। अगर हम AWS की क्लाउड सर्विस यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। तो हमने पढ़ा था कि दो चीजें होती हैं यहाँ पे, एक होता है सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड, एक होता है सिक्योरिटी इन द क्लाउड। तो सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड का मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वो AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर सिक्योरिटी इन द क्लाउड हो रही है तो उसका मतलब है कि वो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये सारी चीज हमने वहाँ पे पहले भी डिस्कस की है, तो आपने इसको रेट कर लेना है। और यहाँ पे डिफरेंट फिर हम मेजर्स करते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर। सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर मेजर्स दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट्स एंड एलिमिनेट वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। ऑब्वियसली हम फिर क्या करेंगे, अपने सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटी को रिमूव करेंगे, जो वीकनेस हमारे सिस्टम के अंदर नेटवर्क के अंदर उसको रिमूव करेंगे। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटेटिव मेजर्स करते हैं, डिटेक्टिव मेजर्स करते हैं, प्रोएक्टिव मेजर्स करते हैं। हम हर लेयर के ऊपर फिर सिक्योरिटी लगाते हैं। तो ये हमारे होते हैं सिक्योरिटी मेजर्स, सिक्योरिटी कंट्रोल होते हैं हमारे पास, ठीक है भाइयों। ये हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। सिक्योरिटी लाइफ साइकिल को हम जो है ना, एक पूरा लाइफ साइकिल होता है उसको हम फॉलो करते हैं। इस तरफ प्रिवेंशन मेजर्स होते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन के अंदर आइडेंटिफाई एसेट करते हैं, एक्सेस वल्नरेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंट काउंटर मेजर्स। जो वल्नरेबिलिटीज होते हैं उनके अगेंस्ट हम डिफरेंट काउंटर मेजर्स करते हैं ताकि हमारी वल्नरेबिलिटी वहां से रिमूव हो सके, ठीक है। इस स्टेप के ऊपर हम ये करते हैं। फिर आता है डिटेक्शन मेजर। यहाँ पे ये होता है कि मॉनिटर फॉर सिक्योरिटी इश्यूज, डिटेक्ट इश्यूज, कि हमें इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं, डिफरेंट वहाँ पे ट्रबल शूटिंग कमांड चलाते हैं, तो ये देखते हैं हमें इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज हैं हमारे सिस्टम के अंदर। रिस्पॉन्ड टू इश्यूज, और डिटेक्शन में ये भी होता है कि अगर आपको कोई थ्रेट आ रहे हैं या आपका सिस्टम ब्रीच हो गया तो वहाँ पे डिटेक्ट करते हो कि मेरे पास जो है ना वो वल्नरेबिलिटी कहाँ पे क्रिएट हो रही है, मुझे थ्रेट कहाँ से आ रहे हैं। फिर उसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्ड भी करोगे, ऑब्वियसली कुछ मेजरमेंट करोगे। रिस्पॉन्ड टू इश्यूज एंड स्टोर ऑपरेशंस, फिर इसी तरह एनालाइज करोगे, एनालाइज में फिर एनालाइज इश्यूज, कहाँ पे मुझे अटैक हुआ था, नेक्स्ट टाइम मुझे वहां से नहीं होना चाहिए, तो उसको आप वहां से फिर वल्नरेबिलिटी को रिमूव करोगे। अपडेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये पूरा लाइफ साइकिल होता है सिक्योरिटी के अंदर, इसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है।
प्रीवेंशन इन द सिक्योरिटी लाइफ साइकिल, क्या अब हम उस प्रीवेंशन के अंदर हम क्या क्या चीजें करते हैं, प्रीवेंशन मेजर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें करेंगे। प्रीवेंशन स्टॉप थ्रेट्स बिफोर दे हैपन, कि हमें कोई थ्रेट आए या हमारा सिस्टम ब्रीच हो, हम उससे पहले ही कुछ मेजर्स कर लें, उससे पहले ही हम अपनी सिक्योरिटी को जरा टाइट कर लें ताकि हमें कोई थ्रेट आ ही ना, उससे पहले ही हम अपनी वल्नरेबिलिटी को रिमूव कर लें, वीकनेस को हम फाइंड कर लें। ठीक है, ताकि हमें जो ना वो जो हम वेरी फर्स्ट स्टेप पे जो मेजर्स करते हैं उसको हम कहते हैं प्रीवेंशन मेजर्स। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है प्रीवेंशन स्टॉप थ्रेट बिफोर दे हैपन। प्रिवेंशन इज द फर्स्ट फेज ऑफ सिक्योरिटी। तो ये होती है जिस तरह हमारे पास फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस होती है, सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस होती है, तो ये समझ लें कि हमारे पास फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस है, वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस जो सबसे आउटर लेयर पे होती है हमारे पास। प्रिवेंशन इज द फर्स्ट फेज ऑफ द सिक्योरिटी लाइफ साइकिल। ड्यूरिंग द फेज यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक प्रोएक्टिव एक्शन टू डिफेंड अगेंस्ट थ्रेट्स। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग एसेट टू बी प्रोटेक्टेड, हम अपने एसेट को आइडेंटिफाई करते हैं जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है। असेसिंग एसिड वल्नरेबिलिटी, और उन एसिड की वल्नरेबिलिटी को चेक करते हैं कहाँ किस एसिड के अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी आ रही है। इंप्लीमेंटिंग काउंटर मेजर्स, उनके अगेंस्ट काउंटर मेजर्स करते हैं। बंद कर दो ना सारा। ठीक है, तो प्रिवेंशन मेजर्स के अंदर हम ये तीन चीजें डिस्कस करेंगे। जो प्रिवेंशन मेजर है इसके अंदर तीन चीजें डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफाइंग एसिड, असेसिंग एसिड वल्नरेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटिंग काउंटर मेजर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाए आइडेंटिफाइंग एसिड। देखें, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, अब आपको यही नहीं पता कि मेरे नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेज हैं, मेरा एसिड कौन कौन है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, तो आप फिर कैसे वहां पे सिक्योरिटी मुहैया कर पाएंगे या अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर पाएंगे। तो सबसे जो वेरी फर्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि अगर आपको कोई नेटवर्क है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस किस को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, आपकी मल्टीपल बिल्डिंग है, आपके पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, एक एक सिटी के अंदर है, दूसरी दूसरी सिटी के अंदर है, पांच छह एक ही सिटी के अंदर है, तो अब आपको यही नहीं पता कि मेरी बिल्डिंग टोटल कितनी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने जो ना वो सिक्योरिटी मैंने कहाँ पे इन्हेंस करनी है, मैंने सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे यूज करना है ज्यादा। ऑब्वियसली आपको आपको ये एसपी का पता होना चाहिए। अगर आपके नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस पड़ी हुई है, कंप्यूटर डिवाइसेस, राउटर्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो उनको प्रोटेक्ट भी आपकी जिम्मेदारी है, तो आप ही ने उसको करना है। सबसे पहले आपको आपके एसिड का पता होना चाहिए। तो उससे आइडेंटिफाइंग एसिड का मतलब क्या होता है, क्रिएट एंड मेंटेन एन एसेट इन्वेंटरी टू आइडेंटिफाई एसेट इन योर सिस्टम। ऑब्वियसली आपको अपनी इन्वेंटरी का पता होना चाहिए। इन्वेंटरी मतलब जो आपका एसेट होगा नेटवर्क के अंदर, एक आपने लोकली नेटवर्क बनाया हुआ उसके अंदर आपके पास 50 कंप्यूटर हैं। ठीक है, अब आपने 49 कंप्यूटर की सिक्योरिटी तो आपने एनहांस कर ली है, लेकिन आपने एक की नहीं की, आप उसको काउंट ही नहीं कर पाए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप अपने एसेट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, ऑब्वियसली आपको अपने एसेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे देखें क्या कह रहे हैं आपको, द लिस्ट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सी हैं आपके नेटवर्क के अंदर, सर्वर्स कितने पड़े हुए हैं, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज जो आप यूज कर रहे हैं, वो सारे ए टू जी तमाम चीजों को पता होना चाहिए अपने नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइसेज लगी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको किस तरह अपने कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, कौन सा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, तो वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको समरी बताऊं इस पेज की, तो वो ये कह रहे हैं कि आपको अपनी इन्वेंट्री के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह एक दुकानदार होता है ना, एक दुकानदार को अगर इन्वेंट्री के बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर किस तरह हिसाब किताब करेगा, वो कैलकुलेशन किस तरह करेगा। ठीक है, वो फिर प्रॉफिट लॉस किस तरह कैलकुलेट करेगा अगर उसको अपनी इन्वेंट्री के बारे में पता नहीं होगा। अगर वो इन्वेंट्री कैलकुलेट करने में कोई मिसिंग कैलकुलेशन को मिस कर देगा या किसी को काउंट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली वहां पे उसको लॉस होगा ना। इसी तरह यहाँ पे भी आपको अपनी इन्वेंट्री, यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहा है वो कर रहा है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री मतलब आपका एसेट ही है, वो आपका डिजिटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, तो आपको अपनी इन्वेंट्री के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे वो ये कह रहे हैं मेरे भाइयों, क्लाउड के अंदर, एडब्ल्यूएस के अंदर आपके पास एक सर्विस होती है, एडब्ल्यूएस सिस्टम मैनेजर। ठीक है, ये सर्विस होती है, इससे आप क्या कर सकते हो, इसको यूज करते हुए आप अपनी इन्वेंट्री के बारे में पता चला सकते हो। कैसे पता चला सकते हैं, जिस तरह फर्ज कर लें आपके पास जो है ना, वो आपके पास कोई 50 सर्वर चल रहे हैं। ठीक है, 50 आपके पास EC2 मशीन चल रही है। आप ऑब्वियसली उनको वन बाय वन देखना आपके लिए एक तरह की मुश्किल का टास्क है या इम्पॉसिबल सी बात है आपके लिए। तो आप क्या कह रहे हो कि आप चाहते हो कि मैं उन सब चीज़ों को एक सेंट्रलाइज प्लेस पे देखूं, एक जो है ना तमाम मेरी जो इन्वेंट्री है ना क्लाउड की, वो मुझे एक जगह पे नजर आए। तो उसका सोल्यूशन होता है कि आप AWS सिस्टम मैनेजर को यूज करो। उससे क्या होता है, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है इन्वेंट्री का, मैनेज इंस्टेंसेस।
यहाँ पे आपको तमाम इन्वेंट्री नजर आ जाती है। अब इन्वेंट्री की तरफ क्या क्या शो होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, कि आपके किस सर्वर के ऊपर कौन कौन सी एप्लीकेशंस चल रही हैं, उनका नेम क्या है, वर्जन क्या है, कब किसने पब्लिश किया उसको। इंस्टॉल्ड एडब्ल्यूएस कंपोनेंट्स, आपका कौन सा इशू चल रहा है, उसको कौन से ड्राइवर इंस्टॉल्ड हैं, इशू ड्राइवर्स, एजेंट्स सच एज सिस्टम मैनेजर एजेंट। तो आपके EC2 की तमाम मेटाडाटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फाइल कौन कौन सी आप यूज कर रहे हैं, उनके क्रिएशन डेट, मॉडिफिकेशन डेट, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा EC2 को किस नेटवर्क के अंदर रखा गया है, किस VPC के अंदर रखा गया है, उस VPC की आईडी क्या है, किस सबनेट के अंदर रखा गया है, किस AZ के अंदर रखा गया है, IP एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस, सबनेट मास्क, डोमेन नेम। तो आपको A to Z तमाम चीजें, ये सारी इन्वेंट्री है हमारी। ठीक है, इन्वेंट्री तुम्हारी क्या है, हमारा जो EC2 चल रहा है, हमारे 50 सर्वर चल रहे हैं, वो हमारी इन्वेंट्री है। लेकिन उनकी भी मजीद इंफॉर्मेशन, कि वो EC2 के क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनका क्या क्या मेटा डाटा है, वो सारी चीजें, अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आपको सारी चीजें एक जगह पे शो हो रही हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स सी चीजें हैं हमारे लिए, इनको अलग अलग देखना हमारे लिए इजी होगा, या इनको एक जगह ही देखना हमारे लिए इजी होगा? इस ऑब्वियसली एक ही जगह देखना हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं AWS सिस्टम मैनेजर, होती है एक सर्विस हमारे पास, उसको यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम अपनी तमाम इन्वेंट्री को एक सेंट्रलाइज प्लेस पे देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास होता है एसेट को देखना, आपने एसेट को काउंट करना, इन्वेंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा होता है एक्सेस एसेट वल्नरेबिलिटी, अब आपको ये पता चलेगा मेरा क्या क्या एसेट है, मेरे नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब आपने ये देखना है कि अगर आपके पास 50 सर्वर चल रहे हैं, तो मुझे उनकी वल्नरेबिलिटी भी चेक करनी है। वल्नरेबिलिटी मतलब कि किस सर्वर की कहाँ से वीकनेस है, कहाँ से मुझे अटैक आ सकता है, कहाँ पे जो है ना वो कमजोरी है, किस मेरे नेटवर्क के अंदर कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे जो अटैकर है उसको अटैक कर सकते हैं, वो होती है वल्नरेबिलिटी। अब आपको वल्नरेबिलिटी चेक करनी है। आइडेंटिफाई हाउ ईच एसेट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, तो वहाँ पे फिर वल्नरेबिलिटी किस तरह चेक करते हैं, नेटवर्क असेसमेंट करते हैं, होस्ट असेसमेंट करते हैं, एप्लीकेशन असेसमेंट करते हैं और डाटा असेसमेंट करते हैं। और इन्हीं असेसमेंट को हम कहते हैं, हम वल्नरेबिलिटी को रिमूव कर वल्नरेबिलिटी को हम चेक कर रहे हैं, वल्नरेबिलिटी को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क असेसमेंट हम किस तरह करते हैं, विच पोर्ट्स आर ओपन, हम देते हैं कौन कौन से पोर्ट्स वो ओपन है, जहाँ से इंटर से ट्रैफिक आ सकती है। ठीक है, वो देख सकते हैं। विच डिवाइसेस आर एक्सपोज टू पब्लिक, कौन सी डिवाइसेज जो इंटरनेट पे जा सकती हैं, जिनको हमने पब्लिक किया हुआ, जिनको हमने पब्लिक IP दी हुई है। तो वो हमारा होता है नेटवर्क असेसमेंट, जो हम नेटवर्क लेवल लेवल के ऊपर सिक्योरिटी लगाते हैं। फिर होता है होस्ट असेसमेंट। होस्ट असेसमेंट का मतलब होता है कि हम अपनी मशीन को देखेंगे, जो हमने मशीन बनाई हुई है, जो हमने होस्ट बनाया हुआ है, EC2 बनाया हुआ है, अब हमने उसकी वल्नरेबिलिटी को चेक करेंगे, अब उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं आ रही। ठीक है, तो वो किस तरह चेक करेंगे, विच एप्लीकेशन आर रनिंग, कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, विच सर्विसेज आर रनिंग, कौन कौन सर्विसेज चल रही हैं, आर सिक्योरिटी पैचेज अप टू डेट, क्या वहाँ पे हम अपने सिक्योरिटी, अगर हम EC2 यूज कर रहे हैं, तो क्या हमने वहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट की हुई है, उसकी क्या पैचेस हमने लगाए हुए हैं, अपडेट हैं, तमाम चीजें अप टू डेट है, तो वो सारी चीजें होती हैं होस्ट असेसमेंट। ठीक है, तो इसी तरह जो नेटवर्क असेसमेंट होती नहीं होती है आउटर सिक्योरिटी, फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, जो हमारी नेटवर्क की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, अगर हमारी नेटवर्क के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे वो अटैक आ गया, तो वो हमारे होस्ट तक भी आ सकता है अटैक। अगर यहाँ पे अटैक आ गया, तो फिर हमारा डाटा जो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, हमारा डाटा चोरी हो जाएगा। फिर हमने नेटवर्क भी चेक कर लिया, नेटवर्क के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा, वहाँ पे वल्नरेबिलिटी हमने चेक कर ली। फिर हम अपने EC2 को चेक कर लिया, मशीन को चेक कर लिया, वहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा, अगर कोई आ रहा था, कोई वल्नरेबिलिटी थी, उसको भी हमने रिमूव कर लिया। फिर एप्लीकेशन आ जाता है, कि एप्लीकेशन जो है ना वो सिक्योर तरीके से चलनी चाहिए आपकी, डेट द सोर्स कोड कंटेंट्स सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, कि आपकी जो एप्लीकेशन का सोर्स कोड पड़ा हुआ है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, वो किसके पास है, क्या वो सिक्योर तरीके से वहाँ पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, तो वो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन असेसमेंट। फिर होता है डाटा असेसमेंट। डाटा असेसमेंट मतलब क्या होता है कि जो आपको जो डाटा पड़ा हुआ है एक्चुअली, क्या वो मतलब उसकी कॉन्फिडेंशियली इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी उसकी सिक्योर है, क्या वो डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। ठीक है, आप फर्ज कर लें आपका लैपटॉप है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसकी नेटवर्क असेसमेंट चेक करो, नेटवर्क के मतलब ये चेक करोगे कि हमारा लैपटॉप किसी के हाथ ना लगे। ठीक है, वो होगी नेटवर्क असेसमेंट, फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी। फिर होगा होस्ट असेसमेंट। होस्ट असेसमेंट में ये देखेंगे कि हमारा जो लैपटॉप है उसका पासवर्ड किसके पास ना चला जाए। ठीक है, वहां पे पासवर्ड किसके पास ना चला जाए, या उसको कोई एक्सेस ना कर ले अनऑथराइज्ड तरीके से, वो होगी होस्ट असेसमेंट। फिर होगा डाटा असेसमेंट। डाटा असेसमेंट में ये होगा
कि अब अगर किसी के पास पासवर्ड भी चला गया, उसने हमारे लैपटॉप को एक्सेस भी कर लिया, तो अगर वो किसी फाइल को ओपन भी कर ले, डाटा को पढ़ने की कोशिश करे, पढ़ ना पाए। क्यों? क्योंकि अब हमने डाटा को इनक्रिप्ट किया हुआ है वहां पे। ठीक है। तो ये होते हैं कि हर लेवल के ऊपर हम सिक्योरिटी लगाते हैं अपनी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करने के लिए। फिर हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग काउंटर मेजर्स करते हैं। ठीक है, काउंटर मेजर्स करते हम क्या करते हैं, एस्टैब्लिश सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंट मेजर टू प्रोटेक्ट एसेट। तो वहां पे हम नेटवर्क हार्डनिंग करते हैं, सिस्टम हार्डनिंग करते हैं। इसका मतलब होता है कि हम सिक्योरिटी लगा रहे हैं, नेटवर्क के ऊपर सिक्योरिटी लगाते हैं, होस्ट के ऊपर सिक्योरिटी लगाते हैं, डाटा के ऊपर सिक्योरिटी लगाते हैं, आइडेंटिटी मैनेजमेंट के ऊपर सिक्योरिटी लगाते हैं कि हमने किस किस को एक्सेस देनी है अपने नेटवर्क को। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं प्रिवेंशन मेजर्स। तो जब भी आप कहीं पे सिक्योरिटी वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको हमेशा वहां यही बताया जाएगा कि आप लेयर के अंदर सिक्योरिटी लगाओ, हर लेयर के ऊपर सिक्योरिटी लगाओ, लेयर वाइज चीजों को लेके चलो। ठीक है। लेयर वाइज मतलब ये होता है कि जिस तरह आपका घर है, ठीक है, आपके घर के अंदर जितनी लेयर्स होंगी उतना वो घर सिक्योर होगा। ये आपका घर है, इसके इर्द गिर्द जितनी सिक्योरिटी होगी, हर जितनी लेयर्स बनी होंगी उतना आपका घर जो सिक्योर होगा। ठीक है। जिस तरह पुराने जमाने में जंगे होती थी ना, वहां पे क्या होता था, वहां पे अगर यहाँ पे जो है ना हमारा किला है, तो यहाँ पे हमारे पास होती थी फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस होती थी, फिर सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस होती थी, फिर थर्ड लेयर ऑफ डिफेंस, और इसी तरह फोर्थ लेयर ऑफ डिफेंस। तो हम हर लेयर के ऊपर सिक्योरिटी लगाते हैं, जितनी लेयर्स होंगी उतने ही हम प्रोटेक्ट होंगे। इसलिए यहाँ पे कुछ आइडिया देने की कोशिश की जा रही है, आप हर लेयर के ऊपर सिक्योरिटी लगाओ। ठीक है। इन लेयर्स को हम क्लाउड के ऊपर किस तरह पढ़ेंगे वो हम आगे जाके देखेंगे, क्लाउड के ऊपर इन लेयर्स को हम किस तरह सिक्योरिटी लगाएंगे हर लेयर को। यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि आपका जो है ना वो एक किला है, तो उस किले के ऊपर आपने क्या किया हुआ है, डिफरेंट वॉल्स क्रिएट की हुई हैं। ठीक है, डिफरेंट वॉल्स, जितनी वॉल्स आप क्रिएट करेंगे उसके इर्द गिर्द, उतना आपका जो कैसल होगा, जो किला होगा आपका, वो सिक्योर होगा। वैसे मतलब हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन मेजर्स, हमने पढ़ लिया था, इसको पढ़ लेते हैं नेटवर्क हार्डनिंग। अब नेटवर्क हार्डनिंग में क्या करते हैं हम, ये देखो। अब यहाँ पे आपको डायग्राम में देखेंगे, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लेयर बाय सिक्योरिटी लगाई गई है। ठीक है, जो सबसे आउटर लेयर है, जो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस हमारी, वो है नेटवर्क। हमारा नेटवर्क सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे हमारा जो नेटवर्क है वहाँ पे हमने वल्नरेबिलिटी को रिमूव करना है। फिर सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस आती है, वो होती है सिस्टम हार्डनिंग, क्या अब हमने होस्ट के ऊपर सिक्योरिटी लगानी है। फिर थर्ड आती है डाटा सिक्योरिटी, डाटा को सिक्योर करना है। फिर आइडेंटिटी मैनेजमेंट, किस चीज को एक्सेस देनी है, और यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पड़ी हुई है ब्लैक बॉक्स के अंदर। ये जो ब्लैक बॉक्स है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारी पड़ी हुई है, लेकिन सिक्योरिटी हम हर लेयर के ऊपर लगा रहे हैं, डिफरेंट लेयर्स के ऊपर। जितनी लेयर्स होंगे उतनी हमारा डाटा जो है वो सिक्योर रहेगा, क्योंकि लेयर को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। अगर एक ही लेयर होगी तो उसको ब्रेक करके जो हैकर होगा हमारी इन्फॉर्मेशन को इजिली पढ़ सकेगा या उसको कलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर हमने हर लेयर के ऊपर सिक्योरिटी लगाई होगी तो इतनी लेयर को ब्रेक नहीं कर पाएगा। अगर उसने कर भी पाई तो तब तक हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और हम उसके अगेंस्ट ना डिफरेंट फिर मेजर्स कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट कंट्रोल टू स्टॉप थ्रेट्स एट द नेटवर्क लेवल। ये जो हमारी जो सबसे आउटर लेवल होता है, नेटवर्क लेवल, हम वहीं पे सिक्योरिटी लगाते हैं अपने थ्रेट्स को स्टॉप करने के लिए, ताकि हम अपने जो भी थ्रेट है उसको बाहर ही स्टॉप कर लें। ठीक है, जितना दूर स्टॉप करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन से उतना हम सिक्योर रहेंगे। और वहां फिर हम क्या करते हैं, फाइबर का यूज करते हैं, आईपीएस का यूज करते हैं। हम अपने नेटवर्क को सब नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नेटवर्क हार्डनिंग के अंदर करते हैं। नेटवर्क हार्डनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, फायरवॉल का यूज करते हैं, आईपीएस का यूज करते हैं, ये भी एक तरह की फायरवॉल होती है, इसको यूज करते हैं। और अपने नेटवर्क को सब नेटवर्क के अंदर मतलब उसकी सबनेटिंग कर देते हैं, कुछ चीजों को प्राइवेट कर देते हैं, कुछ को पब्लिक कर देते हैं। इसी तरह सिस्टम हार्डनिंग आता है। सिस्टम हार्डनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम अब अपने होस्ट के ऊपर सिक्योरिटी लगा लें। ठीक है, ये था सिक्योरिटी एट नेटवर्क लेवल, ये था सिक्योरिटी एट होस्ट लेवल। ठीक है, तो हम डिफरेंट लेयर्स के ऊपर, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर सिक्योरिटी लगा रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं अपने, अगर हम अपना यहाँ पे हम बात करेंगे, मतलब उसकी अपने EC2 की बात करेंगे, जो हमारा एक्चुअल सर्वर चल रहा है उसकी बात करेंगे, अपनी मशीन की, होस्ट मशीन की बात करेंगे। उसकी सिक्योरिटी को किस तरह मजीद बेहतर करना है, उसकी सिक्योरिटी को ऑब्वियसली कि आपने उसकी एक्सेस किस किस को दी है। अगर आपका इशू चल रहा है तो अब वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम पैचेस लगाते हैं उसके, क्या वो अपडेट है या नहीं, क्या हम रेगुलरली उसको पैचेस लगा रहे हैं,
ठीक है, क्या उसकी सिक्योरिटी को हम रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रिमूव अनयूज्ड एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, कोई ऐसी एप्लीकेशन सर्विस जो हम यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन बैकएंड के ऊपर रनिंग हो रही है, तो उसको भी हमें जो है ना वो रिमूव करना पड़ता है। फिर इसी तरह उसकी मॉनिटरिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन चेंजिंग, सारी चीजें हम उसकी कंट्रोल करते हैं। तो सिस्टम हार्डनिंग के अंदर हम ये चीजें करते हैं। इसी तरह डाटा सिक्योरिटी होती है। अब डाटा के यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट इंक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज करते हैं। ठीक है, HTTPS हमने कल पढ़ा था, HTTPS का यूज करते हैं, या हम डिफरेंट इंक्रिप्शन कीज होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, उनको यूज करते हैं ताकि हमारा डाटा वो इनक्रिप्ट रहे। अगर कोई इसको पढ़ भी ले तो उसको समझ ना आए कि लिखा क्या है, तो हम अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। आइडेंटिटी मैनेज के अंदर क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैनेज के अंदर हम आइडेंटिटी चेक करते हैं कि हम अपने ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन चेक करते हैं। ठीक है, कि हमने जो है ना वो किस किस को एक्सेस देनी है अपने डाटा की, या अगर हमने अपना H2 बनाया हुआ है तो वहां पे हम किस किस को एक्सेस दे रहे हैं कि अब हम हमारे H2 के ऊपर आके काम कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैनेजमेंट। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक।